गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट्स में। हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 6 की साइंस की बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जो वायु पाई जाती है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वायु के बारे में क्या क्या बातें आज हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थल मंडल की, जल मंडल की और वायुमंडल की। देखिए, यदि हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी का 2/3 भाग ये जलमग्न है, यानी कि पानी से भरा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं या फिर हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी का भाग है जो जल से ढका हुआ नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं या फिर इसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो 1/3 भाग पर स्थल मंडल है और 2/3 भाग पर जल मंडल है। स्थल मंडल और जल मंडल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो कि पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण बनाती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर स्थल मंडल है, जल मंडल है और पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण का आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल देखने को मिलता है। तो अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं कि स्थल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है और वायुमंडल क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिथोस्फीयर की बात करते हैं, यानी कि स्थल मंडल की बात करते हैं। देखिए, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत आता है माउंटेन, यानी कि पर्वत। जितने भी पर्वत आप देखते हैं जो कि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, तो जितने भी पर्वत हैं ये क्या है? ये एक प्रकार के स्थल मंडल ही हैं। स्थल मंडल का ही ये एक प्रकार है। इसके अतिरिक्त प्लेटू यानी कि पठार, जो कि पर्वत जितने ऊंचे तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी समतल से थोड़ा ऊंचे होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पठार या प्लेटू कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्लेन देखिए, ये एकदम समतल के तरीके से होगा, इसीलिए इसको प्लेन या समतल कहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रासलैंड यानी कि घास का मैदान हो गया। कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय क्षेत्र, यानी कि जहाँ से जलमंडल प्रारंभ होता है, जैसे मान लीजिए कि ओशियन, महासागर हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, इनके जो किनारे होते हैं जहाँ पर स्थल मंडल और जल मंडल दोनों आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो स्थल मंडल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन कहते हैं या फिर तटीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि तटीय क्षेत्र के बाद वहाँ से जल मंडल जो है प्रारंभ हो जाएगा। जैसे नदी का किनारा हो गया, समुद्र का किनारा हो गया, तो ये सभी जो है कोस्टल प्लेन के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा डिज़र्ट यानी कि मरुस्थल, जहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है या फिर बहुत गर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो इसके आधार पर ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है गर्म मरुस्थल और एक हो जाता है ठंडा मरुस्थल। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, यानी कि जल मंडल की। देखिए, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे महासागर हो गया यानी कि ओशियन, समुद्र हो गया, नदी, झील, तालाब, ये सभी जो है हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि यदि हम लोग संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का 2/3 भाग ये जलमग्न है, यानी कि जल से भरा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इसके अलावा जो बाकी का भाग है पृथ्वी का, वो क्या कहलाता है? वो स्थल मंडल कहलाता है। और पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण का आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, यानी कि वायुमंडल की। मैंने अभी भी आपको बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल में चूंकि विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो वायुमंडल एक प्रकार से विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। अब आइए हम लोग बात करते हैं विभिन्न प्रकार की गैसों का जो मिश्रण है, यानी कि जो वायुमंडल है, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। देखिए, इसमें जो गैस पाई जाती है ये है नाइट्रोजन यानी कि N2, ऑक्सीजन यानी कि O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसके अतिरिक्त वाटर वेपर है,
डस्ट है, स्मोक है, ये सारी चीज़ें भी इसमें पाई जाती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि समुद्र है, महासागर है, नदी है, तालाब है, झील है, इन सभी का जल सूर्य की विकिरण ऊर्जा की सहायता से लगातार लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। तो लिक्विड से जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वायु में यानी कि एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में उपस्थित रहता है। अब देखिए दोस्तों, यदि एयर में वाटर वेपर उपस्थित है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिड एयर बोलते हैं, यानी कि आर्द्र वायु बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा वाटर वेपर उसमें उपस्थित होगी, वायु की ह्यूमिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी आर्द्रता जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और यदि वाटर वेपर एयर में उपस्थित नहीं है तो ऐसी वायु को हम लोग फिर क्या बोलते हैं? शुष्क वायु बोलते हैं, यानी कि एयर विदाउट वाटर वेपर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क वायु बोलते हैं। और यदि हवा में वाटर वेपर उपस्थित है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। जितनी ज़्यादा वाटर वेपर होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी ह्यूमिडिटी होगी। अब देखिए, यही वाटर वेपर जब किसी ठंडे पदार्थ के संपर्क में आती है तो इसका संघनन होने लगता है, यानी कि ये जो वाटर वेपर है ये ठंडी होने लगती है। और जब ये वाटर वेपर ठंडी होती है तो फिर से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों में ये कन्वर्ट हो जाती है। जैसे देखिए, किसी ग्लास में यदि हम लोग ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी यदि हम लोग उसमें भरें और कुछ देर के लिए उसको वातावरण में रख दें तो आप देखेंगे कि ग्लास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित होने लगती हैं। ये जल की छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आती हैं? जब हम लोग इस ग्लास को वायुमंडल में या वातावरण में किसी खुली जगह पर रखते हैं तो वायु में जो भी वाटर वेपर है वो जैसे ही इस ग्लास की सतह के संपर्क में आती है वैसे ही वो कंडेंस होना प्रारंभ हो जाती है। और जब यही वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है तो ये द्रव की यानी कि वाटर की छोटी छोटी बूंदों के रूप में ग्लास की सतह पर एकत्रित हो जाती है। तो यही आपको जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में ग्लास की बाहरी सतह पर आपको दिखाई पड़ता है। तो सही मायने में ये क्या है? ये वायु में जो वाटर वेपर है उसी के कंडेंसेशन होने के कारण, उसी के संघनित होने के कारण ये जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होता है। और तरीके से वायुमंडल में जो जल वाष्प उपस्थित होती है इसी के ठंडा होने के कारण जल की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं जो कि वायुमंडल में तैरती रहती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड या फिर बादल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि वायु के घटक क्या हैं, एयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और किस अमाउंट में पाई जाती हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि हम लोग नाइट्रोजन गैस की बात करें, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है और ये लगभग 78% होती है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसमें 78% होती है। इसके बाद आप बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन इसमें लगभग 21% होती है। फिर बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 0.03% होती है। लेकिन दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में लगातार काफ़ी समय से ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और इसी के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसी के कारण ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी हो रहा है। तो देखिए, इसमें ये डिफरेंट टाइप्स की गैसेस पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78% हो गया, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा कुछ वाटर वेपर्स भी पाई जाती हैं और डस्ट, स्मोक और कुछ इनर्ट गैसेस भी इसमें पाई जाती हैं। हम लोग यहाँ पे स्पेशली बात करें यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसकी अब जो मात्रा है वायुमंडल में ये लगभग 0.04% मानी जाती है। तो कहीं पे यदि आपको क्वेश्चन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज से संबंधित और उसमें 0.03 ऑप्शन में ना हो, यदि 0.04 दिया है ऑप्शन में तो आप 0.04% को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, उससे कम मात्रा ऑक्सीजन की है और फिर उससे कम मात्रा किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की है। आपको पता है कि
नाइट्रोजन ये जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, देखिए हम लोग जो दाल का इस्तेमाल करते हैं उस दाल में प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है? ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ही आता है। लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, यानी कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, इनमें इनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको एजोटोबैक्टर या फिर नाइट्रोजनस बैक्टीरिया कहते हैं। इन बैक्टीरिया का काम होता है कि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पर सहजीवी के रूप में रहते हैं, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको नाइट्रेट आयन में बदल देते हैं, और फिर ये नाइट्रेट आयन मिल जाता है पौधों को। तो इस तरीके से पौधों में नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति भी वायुमंडल के द्वारा ही होती है। बाकी ऑक्सीजन के लिए तो आपको पता ही है कि हम सभी लोग रेस्पिरेशन करते हैं, पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, ऑक्सीश्वसन होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन जीवों को कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा देखिए फोटोसिंथेसिस, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके अलावा पौधों की जड़ों द्वारा जो पानी अवशोषित होता है उसकी सहायता से क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सभी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, यानी कि ये सभी गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इसमें देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कंबशन की, यानी कि फ्यूल के ऑक्सीडेशन की। जब भी किसी फ्यूल का कंबशन होता है तो दरअसल वहाँ पे फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फ्यूल प्लस ऑक्सीजन इनकी रिएक्शन होती है और इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा वाटर वेपर बनती है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कंबशन का मतलब है कि फ्यूल का ऑक्सीडेशन। जैसे यदि कोई हाइड्रोकार्बन है फ्यूल के रूप में, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर वेपर बनेगी और इसके अलावा हीट बनेगी। जैसे आईसी इंजन हो गया तो इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, तो इनका जो सिलेंडर होता है उनके सिलेंडर में फ्यूल का कंबशन होता है, और फ्यूल के कंबशन से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की, यानी कि श्वसन की। मैंने आपको जीवधारियों के लक्षण में बताया था कि सभी जीवधारियों में श्वसन की क्रिया होती है, वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, यानी कि वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है, तो देखिए इस प्रकार के रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे होता है? मैंने ये भी आपको बताया था कि जो इसमें रेस्पिरेशन होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको एक्सेप्ट करने का काम, उसको ग्रहण करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल करता है। तो इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में। देखिए रेस्पिरेशन में मैंने ये भी आपको बताया था कि ये दो प्रकार से होता है। जैसे अगर हम मानव में ही इसकी बात करें तो पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि जब
जीवधारी सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है ये लंग्स में पहुंच जाती है, जहां पर छोटी छोटी वायु कोष्टिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं या हिंदी में इनको वायु कोष्टिका कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है ये सांस लेने के साथ ये कहाँ पे पहुंच जाती है, ये ट्रैकिया से होते हुए ये पहुंच जाती है लंग्स में, जहाँ पे ये वायु कोष्टिका में भर जाती है। इसके पश्चात अब वायु कोष्टिका में एल्वियोलाई में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से चली जाती है ब्लड में, यानी कि यहाँ से ये घुल करके किस में चली जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से फिर ब्लड सर्कुलेट होगा पूरे शरीर में, और जब ये कोशिकाओं में पहुंचेगा तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके किस में चली जाएगी, सेल में चली जाएगी। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है इसका कोशिकाओं तक पहुँचने की ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, यानी कि कोशिका के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए ये पूरा रेस्पिरेशन 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहली प्रोसेस जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये कहाँ पे होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वहाँ पर ये प्रक्रिया होती है और इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाता है। इसके पश्चात जो अगली प्रक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल, और ये क्रेब्स साइकिल जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है, और इसी के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है और इसकी इनर मेम्ब्रेन में उंगलियों उभार पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन में जिससे मैंने आपको बताया कि ये उंगली नुमा उभार बनाती हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, और इसी क्रिस्टी पर F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसी में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उनको ग्रहण कर लेता है, और इसके साथ साथ वह H+ आयन को भी ग्रहण कर लेता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और H+ आयन मॉलिक्यूल प्लस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से सेल के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे कि ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम यहाँ पर किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, यानी कि कोशिकाएं जो ऊर्जा इस्तेमाल करती हैं उस ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नोज प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जीवधारियों के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें जब वायु प्रवेश करती है तो वायु के साथ धूल कण ना जाएं, इसके लिए जो नोज़ होती है, नाक होती है, इसके अंदर महीन बाल पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चिपचिपी लेयर पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे जो एपिथेलियम पाई जाती है, कोशिकाओं का जो स्तर पाया जाता है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, जिसके कारण इसकी सतह चिपचिपी हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी वायु नाक से प्रवेश करती है तो इसमें जो गंदगी होती है, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, ये म्यूकस के द्वारा और इन महीन बाल के द्वारा रोक लिए जाते हैं, जिससे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में शुद्ध हवा ही प्रवेश कर पाती है। इसीलिए देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि नाक की तुलना में मुंह से सांस लेना ये लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि जब ये प्रक्रिया मुंह से होकर के होती है तो जो भी ये प्रक्रिया हो रही है, धूल गंदगी को छानने की ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया फिर पूरी तरीके से नहीं हो पाती है और फिर अशुद्ध वायु जो है वो लंग्स में प्रवेश कर पाती है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
व्हेन वाटर इज हीटेड इन ए कंटेनर द स्मॉल बबल्स अपीयर्स एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब कभी पानी को गर्म किया जाता है तो आपने देखा होगा कि बर्तन की तली में छोटे छोटे बुलबुले आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है। क्योंकि देखिए पानी में ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में उपस्थित रहता है, तो जैसे ही हम लोग पानी को गर्म करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है ये छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में ऊपर आना प्रारंभ हो जाता है। द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं उनको भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन उनको कहाँ से प्राप्त होती है? जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी से इनको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubble। देखिए यदि आप सॉइल की कुछ मात्रा लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें तो आपको थोड़ी सी उसमें बुदबुदाहट जो है सुनने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉइल का जो लंप है उसके अंदर भी ऑक्सीजन जो है भरी होती है, उसके अंदर भी स्पेस पाए जाते हैं, बारीक छेद पाए जाते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन भरी रहती है, और जमीन के नीचे रहने वाले जीव जंतु इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल द प्लांट रूट्स रेस्पायर इन दिस एयर। यानी कि प्लांट की जो रूट्स है और ज़मीन के नीचे जो जंतु रहते हैं जैसे कि केचुआ, तो ये सभी रेस्पिरेशन करने के लिए इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जब भारी मात्रा में बारिश होती है तो सॉइल में ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं जिसमें कि ऑक्सीजन भरी रहती है ये पानी से भर जाता है, और जब ये पानी से भर जाता है तो ज़मीन के अंदर रहने वाले जो जंतु हैं जैसे कि केचुआ हो गया तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बरसात के सीजन में अक्सर ये केचुए वगैरह ये बाहर की सतह पर आ जाते हैं, ये ज़मीन से बाहर सतह पर आने लगते हैं, क्योंकि श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए इनको वहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इसीलिए ये फिर ज़मीन से निकल करके बाहर आ जाते हैं, सतह पे आ जाते हैं, ताकि ये पर्याप्त मात्रा में इनको ऑक्सीजन प्राप्त हो और ये आसानी से रेस्पिरेशन को कर सकें। प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको बताया ही है कि CO2 प्लस H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, और यही वो ऑक्सीजन है जो कि वातावरण में पाई जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा को मेंटेन करके रखती है। तो 21% जो ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में उसको मेंटेन करने का जो मुख्य कारण है वो फोटोसिंथेसिस ही है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस ये रेस्पिरेशन की तुलना में ज़्यादा होता है। रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है जबकि फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय में होता है, लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलती है उसकी मात्रा रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उसकी मात्रा से ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से नेट रिजल्ट यहाँ पे ये निकला कि प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और यही ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में जो भी गैसें पाई जाती हैं इनका एक निश्चित अनुपात है। जैसे कि आपने देखा कि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो ये सभी गैसें एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होती हैं। यदि इनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अब यदि कोई अन्य गैस इसमें आकर के मिक्स हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बाकी की गैसों का जो परसेंटेज अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वायु क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। तो जब भी कोई बाहरी एजेंट, कोई अतिरिक्त गैस इस वायुमंडल में आकर के शामिल होगी तो बाकी गैसों की जो परसेंटेज अमाउंट है वो चेंज होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। या फिर कोई बाहरी गैस इसमें ना आए लेकिन जो गैस पहले से इसमें उपस्थित है यदि उसी की मात्रा बढ़ जाती है तो बाकी गैसों का परसेंटेज अमाउंट भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी वायु प्रदूषण हो सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ये लगातार बढ़ रहा है। अब लगभग ये 0.04% हो रहा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से बढ़ करके 0.04% हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही है।
अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ एयर। एयर का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए रेस्पिरेशन में यूज होता है। मैंने आपको बताया कि जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उस भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन की सहायता से जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। और इसमें फूड का ऑक्सीडेशन किया जाता है। पहले तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको सेल तक पहुँचाया जाएगा, फिर सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होगा जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसको कि एटीपी में बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है। फ्यूल का कंबशन होता है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। डिस्पर्जल ऑफ सीड यानी कि पेड़ पौधों में जो बीजों का निर्माण होता है ये दूर दूर तक फैले, इसके लिए भी वायु की ज़रूरत पड़ती है। पोलन ग्रेन दूर दूर तक फैलाने के लिए वायु की ज़रूरत पड़ती है। फ्लाइंग ऑफ इंसेक्ट, डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट जो फ्लाई करते हैं इनके लिए भी वायु की ज़रूरत पड़ती है। यदि वायु नहीं होगी तो ये फिर हवा में उड़ नहीं सकते, ये फ्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही एरोप्लेन हो गया, वो भी फ्लाई नहीं करेगा, वो भी नहीं उड़ पाएगा यदि ये वायुमंडल नहीं होगा तो। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, मैंने आपको बताया था कि वाटर साइकिल में जलमंडल से जो भी जल लिक्विड से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। फिर वहाँ पर बादलों का निर्माण होता है। फिर बादलों से जब इस वाटर वेपर का प्रेसिपिटेशन होता है तो ये वापस स्थलमंडल पे आ जाता है। तो इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने के लिए वायुमंडल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ये जो पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है, इसका जो एक आवरण पाया जाता है, इसमें कौन कौन सी लेयर होती है। देखिए दोस्तों, सबसे नीचे की तरफ यानी कि यहाँ पर स्थलमंडल है तो स्थलमंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है ट्रोपोस्फियर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं इस भाग को। और ये लगभग 12 किलोमीटर तक होता है। तो इस 12 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर में क्या क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं ये ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। तो बादलों का बनना, वाटर का प्रेसिपिटेशन होना यानी कि बारिश होना, हिमपात होना, ओले पड़ना, ये सभी घटनाएं जो होती हैं मौसम संबंधी ये कहाँ पे होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्थित होता है और ये लगभग 45 किलोमीटर तक फैला होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ही नीचे की तरफ पाई जाती है ओजोन लेयर। और आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण ऊर्जा को रोकने का काम करता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ये इन विकिरण ऊर्जा को यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकने का काम करता है। तो ओजोन परत कहाँ पे स्थित होती है, ये स्ट्रेटोस्फियर में स्थित होती है। वायुमंडल की अगली परत है मीजोस्फियर। देखिए मीजोस्फियर, मीजो का मतलब होता है मध्य में। तो देखिए 5 परतें हैं, 5 परत में से 2 परत इसके ऊपर है और 2 परत इसके नीचे है। तो बीच वाली जो परत होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीजोस्फियर कहते हैं। ये लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। जितने भी मेटियोर्स होते हैं जब ये वायुमंडल की इस परत में पहुंचते हैं तो वायु के घर्षण के द्वारा जल करके नष्ट हो जाते हैं, जो कि आपको टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्मोस्फियर की, जो कि लगभग 400 किलोमीटर तक होता है। इसी में देखिए एक कर्मन लाइन पाई जाती है जो कि लगभग 100 किलोमीटर पर पाई जाती है। कर्मन लाइन क्या होता है, देखिए कर्मन लाइन के आगे की तरफ का जो क्षेत्र होता है इसी को हम लोग स्पेस कहते हैं। यानी कि जो स्पेस होता है जिसमें सैटेलाइट होता है, जिसमें स्पेस स्टेशन का निर्माण होता है, ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे होती है, इसी 100 किलोमीटर के बाद होती है, यानी कि कर्मन लाइन के बाद होती है। 100 किलोमीटर या कर्मन लाइन के बाद वाला जो क्षेत्र है उसी को हम लोग स्पेस कहते हैं। यानी कि जितने भी सैटेलाइट हैं या स्पेस स्टेशन बनाए गए हैं ये सभी 100 किलोमीटर के बाद वाले क्षेत्र में ही रहते हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं, थर्मोस्फियर में रहते हैं। इसके बाद जो सबसे बाहर की तरफ का क्षेत्र होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं जिन्हें क्रमशः ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत जल्द ही कक्षा 7 की एनसीईआरटी की साइंस के चैप्टर में आपके लिए लेकर के आऊँगा और इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही कंटेंट होगा और सारी बातें आपको और भी अच्छे से डिटेल में बताई जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।